हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम बात कर रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 10 में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव के कल्याण में कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो काम आते हैं, किस काम आते हैं, इस सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये जो बच्चों आज का है वो लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम बात करेंगे बच्चों जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। और ये हमारा बच्चों इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, यानी कि ये जो पार्ट है, ये जो चैप्टर है वो इस वीडियो के द्वारा एंड कर दिया जाएगा। ठीक बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस वीडियो में हम किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं उनका यूज किस में करना है बच्चों? हमें उनका यूज हमें करना है बच्चों जैव उर्वरक के रूप में। किसके रूप में? उर्वरक के रूप में। चलिए बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ बच्चों ऊपर, ताकि आपको दिखाई बढ़िया से दे। ठीक, चलिए तो देखिए हम बात करेंगे कि जैव उर्वरक क्या है, जैव उर्वरक किसे कहते हैं, किस काम आता है और कौन कौन से उदाहरण हैं जो कि जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं, कौन से सूक्ष्म जीव हैं। तो आइए जैव उर्वरक की हम बात करते हैं कि जैव उर्वरक सबसे पहले देखेंगे क्या है। तो जैव उर्वरक जो है वो एक प्रकार के जीव है बच्चों जो कि पादप या जंतु हो सकते हैं। जैव उर्वरक जो हैं वो जीव ही है, सजीव ही हैं जो कि जंतु और पादप हो सकते हैं। ठीक, जो कि मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। देखिए जैव उर्वरक का मतलब क्या है बच्चों? उर्वरक किसे कहते हैं? उर्वरक वो पदार्थ होते हैं जो कि हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को या उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। और अगर यही कार्य किसके द्वारा किया जाए बच्चों? कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा या सजीवों द्वारा किया जाए तो उनको हम कहते हैं सूक्ष्म जीव, जो क्या कर रहे हैं? मृदा की या मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा रहे हैं, तो इनको कहेंगे हम जैव उर्वरक। यानी कि ये क्या है बच्चों? एक प्रकार के सूक्ष्म जीव है। अतः मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने वाले जीव, अतः मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है, उपजाऊ शक्ति है, उसको बढ़ाने वाले जो जीव हैं उन्हीं को हम कहते हैं जैव उर्वरक। अब इसके 3 उदाहरण बच्चों कौन कौन है उदाहरण में? तो देखिए आप, सबसे पहले हमारे पास जीवाणु, दूसरा है कवक और तीसरा है साइनोबैक्टीरिया। जीवाणु को हम कहते हैं बच्चों बैक्टीरिया, कवक को हम कहते हैं बच्चों फंजाई और साइनोबैक्टीरिया को हम कहते हैं बच्चों VGA, यानी कि नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। तो ये तीनों जो सूक्ष्म जीव हैं बच्चों कौन कौन से? एक तो हमारे पास जीवाणु, एक है कवक और तीसरा है हमारे पास नील हरित शैवाल। ये तीनों जो सूक्ष्म जीव हैं ये तीनों के तीनों किसके रूप में काम करेंगे बच्चों? जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें से किसकी बात करेंगे बच्चों? हम बात करेंगे सबसे पहले जीवाणु की। अब जीवाणु में भी बच्चों 2 उदाहरण हैं। जीवाणु में सबसे पहले हम ले रहे हैं बच्चों राइजोबियम जो जीवाणु है। राइजोबियम जीवाणु के बारे में आप बचपन से ही पढ़ते आते हैं बच्चों, हमें ना। तो राइजोबियम जीवाणु की बात करते हैं तो जो लेग्यूमिनस कुल के पादप हैं, जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं मटर का पौधा है, मूंग का है बच्चों, जो कि दालें हैं, है ना। लेग्यूमिनस जो पादप हैं, लेग्यूमिनस कुल लिख सकते हैं हम, लेग्यूमिनस कुल के पादपों। तो लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं। यानी कि बच्चों अगर मैं किसी लेग्यूम कुल के पादप का चित्र बनाता हूं, ये मान लीजिए कि हमारे पास लेग्यूम कुल का कोई पौधा है। क्या है बच्चों? लेग्यूम कुल का कोई पौधा है, तो इसकी जड़ों में क्या होंगे बच्चों? कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये कुछ गांठें पाई जाती हैं बच्चों। ये क्या है? गांठें पाई जा रही हैं हमारे, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के थंबनेल पर बताया है। तो लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों में क्या पाई जाती है बच्चों? ये ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये जो ग्रंथियां हैं इनमें ये जीवाणु पाया जाता है। कौन सा बच्चों? राइजोबियम जीवाणु। इस जो गांठ है इसमें कौन सा जीवाणु पाया जाएगा बच्चों? इसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा बच्चों? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। अर्थात इन ग्रंथियों का निर्माण किससे होता है? लेग्यूमिनस पादप की जड़ जो येलो कलर में है और ये जीवाणु दोनों जो है वो दोनों मिलकर सहजीवी संबंध से होता है। इन गांठों का निर्माण किससे होता है बच्चों? एक तो इस पौधे की जड़ से और दूसरा राइजोबियम जीवाणु, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? इस ग्रंथि का या गांठ का निर्माण करते हैं। यह जो जीवाणु है अब ये जो जीवाणु है बच्चों, राइजोबियम जीवाणु, ये क्या करता है? ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है,
जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है का स्थिरीकरण करता है। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करता है और उसे कार्बनिक पदार्थ में बदलकर, किसमें बदलकर बच्चों? कार्बनिक पदार्थ में बदलकर, देखिए आगे, यह जीवाणु जो है कार्बनिक पदार्थ में बदल देता है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। जो राइजोबियम नामक जीवाणु है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेता है और उसको स्थिर कर देता है, और इस प्रकार ये क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट या नाइट्राइट्स में बदलकर यानी यौगिकों में बदलता है, यानी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है और उनको किसको दे देगा बच्चों? मिट्टी को, और मिट्टी से वो पौधे प्राप्त कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है बच्चों वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। मिट्टी की उपजाऊ जो क्षमता है, उपजाऊ शक्ति जो है बच्चों वो बढ़ जाएगी। अब देखिए इसी प्रकार हम दूसरा जो जीवाणु है उसकी तरफ चलते हैं। दूसरे जीवाणु की तरफ चल रहे हैं बच्चों। पहला क्या पढ़ा बच्चों हमने? जीवाणुओं में पहला राइजोबियम जीवाणु। दूसरा है बच्चों मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले जीवाणु। कौन से जीवाणु? ऐसे जीवाणु जो मिट्टी में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अब बच्चों अभी देखा है हमने कि जो राइजोबियम जीवाणु है बच्चों ये मुक्त नहीं है, ये जीवाणु मुक्त नहीं है, बल्कि यह एक सहजीवी जीवाणु है। क्या है बच्चों? ये एक सहजीवी जीवाणु है जो कि लेग्यूमिनस कुल के पादपों की जड़ों में सहजीवन द्वारा स्थिर था, सहजीवन बना के बैठा हुआ था। तो राइजोबियम तो किसका उदाहरण है बच्चों? सहजीवी जीवाणु का। लेकिन यहाँ पर दो जीवाणु आ रहे हैं बच्चों, एजोस्पाइरिलम और एजोबैक्टर। कौन है बच्चों? एजोस्पाइरिलम और एजोबैक्टर हैं बच्चों। ये दोनों जीवाणु हैं वो क्या करते हैं? मृदा में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो बच्चों अगर सहजीवी की बात आए, सहजीवी जीवाणु का नाम लिखिए तो आप लिखेंगे राइजोबियम, और अगर कहे कि मुक्त अवस्था में तो आपके दो उदाहरण हैं। पहला है एजोस्पाइरिलम, ठीक है बच्चों, और दूसरा है हमारे पास एजोबैक्टर। ये दोनों ऐसे जीवाणु हैं जो मिट्टी में, मृदा में मुक्त अवस्था में, फ्री में, किसी के साथ बंधित अवस्था में नहीं पाए जाएंगे। तो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले जीवाणु हैं, और ये मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले जीवाणु बच्चों आपको इंपोर्टेंट तरीके से याद रखने हैं। प्रश्न आता है 12th में कि मृदा में पाए जाने वाले किन्हीं दो मुक्त जीवी जीवाणुओं के नाम लिखो, तो आपको लिखना है एजोस्पाइरिलम और एजोबैक्टर। और सहजीवी का पूछता है तो बच्चों ये हमें याद है ऑलरेडी, राइजोबियम। अब बच्चों ये भी क्या करते हैं? वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको स्थिर करते हैं, और स्थिर करके ये मृदा में नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। अब बच्चों ये तो था हमारा पहला जीवाणु। पहले जो सूक्ष्म जीव हैं बच्चों वो जो उर्वरक के रूप में काम कर रहे हैं वो पहले थे जीवाणु, जिसमें हमने राइजोबियम की, एजोस्पाइरिलम की और एजोबैक्टर की, इन तीनों की बात कर ली है। और इनमें से ये अकेला जो है राइजोबियम वो सहजीवी रूप में, और एजोस्पाइरिलम और एजोबैक्टर वो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। ठीक बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों कवक की। किसकी बात करते हैं? पहला हमने जीवाणु पढ़ा, दूसरे की बात करते हैं, और दूसरा क्या है बच्चों? हमारे पास कवक। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो कवक हैं, फंजाई हैं, वो भी पादपों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? सहजीवी संबंध बनाते हैं, यानी कि ये भी साथ साथ रहते हैं पौधों के साथ, सहजीवी संबंध बनाते हैं, साथ रहते हैं। एग्जाम्पल आपको ये नाम याद करना है बच्चों, कौन से वंश के कवक सहजीवी संबंध बनाते हैं? तो ग्लोमस वंश के कवक। कौन सा बच्चों? ग्लोमस वंश के जो कवक हैं वो माइकोराइजा बनाते हैं। अब माइकोराइजा क्या है बच्चों? माइकोराइजा, अब ये सहजीवी संबंध है बच्चों। क्या है ये? माइकोराइजा एक प्रकार का सहजीवी संबंध है। अब इस सहजीवी संबंध में कौन रहेगा बच्चों? कवक प्लस पादप। कौन रहेगा बच्चों? कवक प्लस पादप। तो देखिए माइकोराइजा में कवकीय सहजीवी मृदा से फास्फोरस, अब जो कवक है बच्चों ये क्या करता है? मिट्टी से फास्फोरस को ग्रहण करता है, अवशोषित करता है और उसे पादपों को भेज देता है। ये फास्फोरस जो है बच्चों, ये कवक इसको अवशोषित करेगा और अवशोषित करके किसको दे देगा? पौधों को, क्योंकि यहाँ पर फास्फोरस को पौधा अवशोषित नहीं कर पाता है। तो कवक और पादप क्या बनाते हैं बच्चों? सहजीवी संबंध बनाते हैं, दोनों साथ साथ जीते हैं, एक दूसरे का काम करते हैं। तो कवक क्या कर रहा है? मिट्टी से फास्फोरस को लेगा और फॉस्फेट आयन वगैरह के रूप में किसको दे देगा बच्चों? पादप को दे देगा। अब बदले में क्या करेगा बच्चों? जो कवक है वो पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो सहजीवी संबंध में हम जानते हैं क्या होता है बच्चों? एक काम करता है दूसरे के लिए और दूसरा काम करता है उस पहले के लिए। तो ये सहजीवी संबंध है, जब दोनों पादप, दोनों जीव एक दूसरे का काम करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक साथ रहते हैं, तो इस संबंध को हम कहते हैं बच्चों सहजीवी संबंध। तो
तो बच्चों कवक में क्या पढ़ा है हमने कि ग्लोबस वंश के जो कवक हैं वो क्या करते हैं, माइकोराइजा बनाते हैं। पादप प्लस जो कवक है उसको हम माइकोराइजा कहते हैं। इसमें फॉस्फेट या फॉस्फोरस का क्या है, अवशोषण करते हैं बच्चों कवक। अब देखिए क्या लाभ है इससे बच्चों, कवक मूल जो संबंध है इससे पादप को कौन कौन से लाभ होते हैं, तो निम्न लाभ है बच्चों। पहला है यहाँ पर खनिजों की प्राप्ति, किसको बच्चों, पादप को। पादप को किसकी प्राप्ति हो जाएगी बच्चों, पादप को किसकी, खनिजों की प्राप्ति हो जाती है। ये बच्चों खनिज है जो मिट्टी से या जल द्वारा लिया जाता है, तो ये खनिज जो है उसकी प्राप्ति पादप को हो जाएगी। जड़जन्य रोग जनकों के प्रति सहनशीलता, यानी कि ऐसे रोगजनक जो जड़ में प्रवेश करके जड़ को तोड़ दे इस पादप की, उसको सहजीवी संबंध बन जाने के कारण वो सूक्ष्म जीव तोड़ने में असफल हो जाएंगे। यानी कि ये जो पौधा है वो उस रोग के प्रति क्या हो जाएगा, सहनशील हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, सहनशील हो जाएगा बच्चों। तो ये हमने पढ़ लिया बच्चों कवक। ये क्या पढ़ लिया है हमने, कवक पढ़ लिया है बच्चों, कवक, जीवाणु। और अब तीसरा चलते हैं बच्चों हम साइनोबैक्टीरिया, यानी कि नील हरित शैवाल। और जैसा कि आपको पता है इसको हम VGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, ब्लू, इसको क्या कहते हैं बच्चों, VGA ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या कहते हैं बच्चों इसको, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। तो ये स्वयंपोषी सूक्ष्म जीव है बच्चों। ये जो नील हरित शैवाल है बच्चों, ये क्या है, स्वयंपोषी हैं। क्योंकि पीछे भी देखिए आप क्या आ रहा है, शैवाल। और शैवाल सारे के सारे कैसे हैं बच्चों, स्वयंपोषी हैं। कुछ एक को छोड़ दें एग्जाम्पल को। तो जो स्वयंपोषी सूक्ष्म जीव हैं जो जलीय और स्थलीय वायुमंडल में पाए जाते हैं, तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं बच्चों VGA, ये जल में और स्थल पर दोनों जगह पाए जाते हैं। अनेक बीजीय वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, जैसे कि एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। बच्चों ये आपको तीनों याद रखने हैं, नॉस्टॉक, एनाबिना और ऑसिलेटोरिया, ये तीनों के तीनों VGA हैं। क्या है, एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया, ये क्या है बच्चों, बीजे है, नील हरित शैवाल हैं। अब इनके फायदे क्या हैं, लाभ क्या है, तो धान के खेतों में जो साइनोबैक्टीरिया है बच्चों एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है। मतलब जो धान का खेत है बच्चों उसमें जैव उर्वरक के रूप में कौन काम कर सकता है, साइनोबैक्टीरिया जो है हमारा, इन तीनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। ये मृदा की उर्वरकता क्षमता को बढ़ाते हैं। और कुछ बीजीय जो है वो पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। सहजीवी संबंध बच्चों तीनों में आया है। कुछ बीजीय कैसा सहजीवी संबंध है बच्चों, एजोला और एनोबिना का, एजोला और एनाबिना जो है वो सहजीवी संबंध पाया जाता है। और इसी प्रकार साइकस की जो जड़ें हैं उन जड़ों को हम कहते हैं कॉरेलॉइड जड़ें। साइकस पादप है और इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। इस संबंध को बच्चों हम कहते हैं कॉरेलॉइड संबंध या कॉरेलॉइड जड़ें। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा है कि जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें नॉस्टॉक, एनाबिना और ऑसिलेटोरिया तीन सूक्ष्म जीव हैं जो क्या कर रहे हैं, जैव उर्वरक के रूप में काम कर रहे हैं। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है, मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। और कुछ बीजें हैं जो सहजीवी संबंध बनाते हैं, उसमें हमने देखा है कि एजोला और एनाबिना। एजोला जो है वो एनाबिना यानी कि एजोला क्या है बच्चों, एक टेरिडोफाइट है। ये क्या है, एक टेरिडोफाइट है। इस टेरिडोफाइट के साथ जो एनाबिना है वो सहजीवी संबंध बनाता है। और इसी प्रकार साइकस पौधे में बीजीए क्या करते हैं, कॉरेलॉइड जड़ का निर्माण करते हैं। तो बच्चों ये छोटा सा वीडियो है जिसमें हमने केवल और केवल बात की है जो हमारा 12th का जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें जो लास्ट हेडिंग थी उसके लिए वीडियो था। तो इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।